आज का जो हमारा क्वेश्चन वो ये है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशित विभव पुनः वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ ऊर्जा ह्रास का एक मान निकालना है तथा उसके सूत्र की उत्पत्ति करना है। तो हम एग्जाम के बेस से इस क्वेश्चन को आईएमपी मानते हैं, क्योंकि नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 101% है। और मुझे लगता है कि इस बार वो गाज की प्रमेय ना देते हुए इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है। वो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, बट गाज की प्रमेय भी ज़रूरी है, तो जहाँ तक हो सके दोनों क्वेश्चन कर लेना तो अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं इसमें करते हैं क्या है और एग्ज़ाम के हिसाब से इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। इसमें ए और बी दो चालक है, जिनमें ए पर धारिता का मान C1 है तथा बी पर धारिता का मान C2 है। इन चालकों को ए चालक को क्रमशः Q1 आवेश देते हैं तो उस पर विभव V1 की उत्पत्ति होती है, तथा बी चालक को हम Q2 आवेश देते हैं तो उस पर V2 विभव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि दोनों चालक क्या है कि एक दूसरे से अलग अलग है। ये जो बीच से एक तार जोड़ा हुआ है, ये विधि मतलब कि ये प्रोसेस एक स्टेप के बाद होती है। पहले हम दोनों चालकों को अलग अलग एक विभव का मान निकालते हैं, धारिता का मान निकालते हैं, फिर जोड़ने के बाद की एक धारिता का मान आता है, उसमें अंतर डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे की स्टेप लिखते हैं। दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर बहने लगता है। यह प्रवाह उस समय तक जारी रहता है कि जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान बराबर न हो जाए। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक विभव या एक चालक पर विभव का मान अधिक हो तो वह कम विभव की ओर बहने लगता है। ऐसा होता है लेवल बराबर करने के लिए। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक गिलास में पानी है, वो पूरा भरा हुआ है, और एक गिलास में पानी क्या है कि आधा भरा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का कनेक्शन अगर हम करते हैं तो उस कनेक्शन से क्या होता है कि दोनों गिलास में पानी का लेवल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जो फ्लो होगा वो तब तक ही होगा जब तक कि दोनों गिलास में पानी बराबर ना हो जाए। ऐसा का ऐसा इसी में भी है कि अगर एक चालक में आवेश की मात्रा अगर ज़्यादा है और उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, और दूसरे चालक में अगर चालक की मात्रा पहले चालक से कम है, तो वो चालक अधिक से कम की ओर बहने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। जोड़ने से पहले C1 पर कितना, मतलब चालक A पर आवेश की मात्रा या धारिता की मात्रा कितनी होती है उसका मान हम निकालते हैं। धारिता बराबर आवेश बटे विभव के मान से। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम Q से, और विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो A आवेश पर या A चालक पर इसका मान कितना होगा ये देखते हैं। तो C1 = Q1 बटे V1, क्योंकि हमारे A चालक पर आवेश की मात्रा कितनी थी, Q1 थी, और उसका विभव उत्पन्न कितना हुआ था, V1 हुआ था। ऐसा का ऐसा सेम प्रोसेस हम B पर भी करेंगे। चालक B का मान तो C2 = Q2/V2। ठीक है, अब हम मानते हैं कि दोनों चालकों को हमने क्या किया है, एक तार के माध्यम से जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब जोड़ने के बाद इन दोनों चालकों का मान एक चालक के रूप में आएगा। समझ लो कि दोनों चालक मिलकर एक नवीन चालक का निर्माण करते हैं जो होल सर्किट का काम करते हैं। तो इन दोनों के आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले चालक पर लगने वाले आवेश की मात्रा Q1 थी और दूसरे चालक पर पड़ने वाले आवेश की मात्रा कितनी थी, Q2 थी। तो नवीनतम जो जोड़ने के बाद एक आवेश उत्पन्न होता है उसका मात्रा कितनी होगी, इन दोनों चालकों के आवेशों की मात्रा के योगफल के बराबर। तो Q = Q1 + Q2, ये हमारा कुल आवेश हुआ, तथा कुल धारिता का मान C = C1 + C2। A पर विभव का मान C1 और B पर विभव का मान C2। अब आते हैं इसके विभव पर। चालकों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव का मान अगर V हो तो धारिता बराबर आवेश बटे विभव के मान से हम पक्षांतर करके विभव का मान भी निकाल सकते हैं। तो V = Q/C, मैंने पक्षांतर किया है यहाँ पर। अब हमने जोड़ने के बाद कुल आवेशों के मान निकाले थे, क्या थे, Q = Q1 + Q2, पहला मान एक ये था, पेन नहीं चल रही है, Q = Q1 + Q2, और C का मान C1 + C2। अभी हमें जोड़ने के बाद जो चालक है उस पर आवेश की मात्रा कितनी होती है तथा धारिता का मान क्या आता है ये निकालना है।
तो V इज इक्वल टू Q की जगह हम Q1 प्लस Q2 लिखेंगे और C की जगह हम C1 का मान जो निकला था C1 प्लस C2। अब हम वापस से जोड़ने के पहले वाले मानों पर जाते हैं। अभी हमारे पास C1 और C2 के मान आए थे, वो क्या निकले थे? C1 इज इक्वल टू Q1 प्लस V1 और C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2। तो इनसे हम Q1 और V1 के Q2 या Q1 के मान निकालेंगे। तो Q2 का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आएगा? C2 इंटू V2 और यहाँ पर अगर हम Q1 का मान निकालें तो कितना आएगा? C1 इंटू V1। ये दो मान हम एक अलग बॉक्स में रख लेते हैं और इन दोनों मानों को हम अभी जो हमारा समीकरण आया ना Q1 प्लस Q2 के जो मान मांग रहा है उसमें हम रखते हैं। तो इसका मान हम रखते हैं, Q1 का मान कितना आया? C1 प्लस V1 और Q2 का मान हमारे पास आया C2 प्लस C2 इंटू V2 सॉरी, और अपॉन में हमारे C1 प्लस C2 तो ऐसे चल रहा था। यही हमारे उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र था। एक स्टेप खत्म हो चुकी है, अब दूसरी स्टेप में हमें ऊर्जा ह्रास के लिए सूत्र की उत्पत्ति करती है। ठीक है, आवेशित विभव का मान तो आ चुका है। अगर क्वेश्चन में अगर उभयनिष्ठ विभव या आवेशित विभव का मान अगर पूछा जाए तो जोड़ने के पहले का विभव तो हम निकाल ही सकते थे। आता था कि जोड़ने के बाद क्या विभव उत्पन्न हो रहा है उसका मान निकालना ज़रूरी था, इसीलिए। अब आता है पार्ट 2 हमारा, जो है कि ऊर्जा ह्रास। अब हम उसको देखते हैं। पहले हम जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद हम जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर उन दोनों के विभव का अंतर निकाल लेंगे जो कि हमें लास्ट एक ऊर्जा ह्रास का मान दे देगा। अब ऊर्जा ह्रास के लिए जो चालकों को जोड़ने की पहले की कुल ऊर्जा कितनी होगी? V1 इज इक्वल टू चालक A की ऊर्जा और प्लस चालक B की ऊर्जा। तो चालक A की ऊर्जा का हम मान निकालते हैं तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है। V1 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लिया, C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा का मान, जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा का मान तो आ गया। अब जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा का मान V2 इज इक्वल टू A की ऊर्जा प्लस B की ऊर्जा। आपस से वो स्टेप निकालेंगे। इसमें जोड़ने के बाद दोनों का विभव क्या होता है? एक उभयनिष्ठ हो जाता है या एक समान हो जाता है। ठीक है, जो अभी हमने निकाला था उसका मान हम फिर से एक अंडरलाइन के रूप में बता देते हैं। जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, जो कि दोनों चालकों के लिए क्या था? एक समान था। C1 के लिए भी या A चालक के लिए भी और B चालक के लिए भी। तो हम उसका मान यहाँ पे भी रखेंगे। तो पहले उसको लिख लेते हैं सिस्टमेटिक वे में कि कैसा होगा वो। तो V2 इज इक्वल टू 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कॉमन क्या निकलता हुआ दिख रहा है? 1/2 कॉमन निकाला मैंने, C1 वैसा का वैसा प्लस दूसरे समीकरण में भी 1/2 और V भी कॉमन निकल रहा है। तो हमने दोनों इक्वेशन में से या दोनों कंपाउंड जो है हमारे उसमें से हमने 1/2 भी कॉमन निकाल लिया और V भी कॉमन निकाल लिया। तो अंदर कितना बचा? C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब इस उभयनिष्ठ विभव का मान हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, जो कि क्या था? C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बटे C1 प्लस C2 कि ये मान हम इस समीकरण में रखते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं। कॉमन आने के बाद ये चीज़ बचती थी, V2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 वैसा का वैसा। अब V का मान हमने रखा तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर तो लगा हुआ है पूरे इक्वेशन पे, प्लस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इजी में करते हैं, दोनों के अंश और हर में स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे जो नीचे वाला हर है उसका भी मैं स्क्वायर अलग कर लेता हूँ। जैसे ही हम हर का स्क्वायर अलग करते हैं या दोनों अंश और हर के जो कंपाउंड होते हैं उनके होल स्क्वायर जो लगा हुआ था उनको अलग अलग करते हैं, तो C1 प्लस C2 से नीचे वाला जो होल स्क्वायर था उससे C1 प्लस C2 का एक स्क्वायर कट जाता है। तो बचता क्या है कि ऊपर वाला जो अंश होता है वो तो हट गया
अब हम एक स्टेप में और थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको लिखते हैं। C1 प्लस C2 तो इससे कट गया। अब बचा कितना, 1/2 C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का तो अलग ही रखा है अभी भी। बचता है हमारा नीचे वाला C1 प्लस C2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब आती है मेन चीज़, वो क्या है, ऊर्जा का ह्रास। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ऊर्जा ह्रास के लिए हम विभव 1 का मान, जो जोड़ने के पहले का विभव का जो मान आया था, उससे हम जोड़ने के बाद की जो विभव का मान आता है, जिसको हमने कुल ऊर्जा का नाम दिया था, उसको घटा देंगे। तो जोड़ने के पहले का हमारी कुल ऊर्जा का मान कितना आया था, 1/2 C1 इंटू V2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस अभी हमने दूसरा जो मान निकाला, जो जोड़ने के बाद चालक की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, उसका मान कितना है, 1/2 C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। इस मान को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके हर का या एलसीएम लिया मैंने, थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया हुआ है मैथमेटिकल रूप में। अब इसको देख लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो C1 प्लस C2, दोनों एक समीकरणों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो उसको तो पहले ही बाहर निकाल दिया मैंने। C1 प्लस C2 हमने कॉमन निकाला, तो इसके अंश में तो कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया C1 प्लस C2, इक्वेशन में इसका गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई में C1 प्लस C2 ही आएगा, जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। मैंने वही किया है, बाकी माइनस का चिन्ह वैसा और ऐसा, इसमें तो दोनों सेम ही हो गए। ऊपर कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी। ऊपर A प्लस B का होल स्क्वायर का रूल लगाया हुआ है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहाँ पर A की जगह C1 V1 और B की जगह C2 V2 लिखा हुआ है, बस। ये सिंपल सी एक प्रोसेस लगाई हुई है। इसको जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बाद में कभी भूल ना जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर मैंने एक प्रोसेस थोड़ी सी आगे करी है, बस इनका होल स्क्वायर जो लगा हुआ था वो मैंने खोल दिया। तो C1 A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A के स्थान पे हमारे पास C1 इंटू V1 था, तो C1 इंटू V1, और B की जगह पर C2 इंटू V2 था, वही लिखा है, वैसे का वैसा रखा। अब ये जो बाहर इक्वेशन में माइनस था, इसका मुझे अंदर गुणा करना था, जो कि मैंने पहले तो नहीं किया हुआ था। फिर मैंने इन दोनों का क्या किया, ये जो माइनस का चिन्ह है, इसका अंदर गुणा करता हूँ मैं। अब ये C1 इंटू C2 भी जो, तो ये इसके मल्टीप्लाई में था, तो एक ही कांस्टेंट इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इनका, तो C1 का इनमें गुणा करते हैं, तो ये आता है C1 का स्क्वायर इंटू V1 का भी स्क्वायर हो जाता है, प्लस C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 V1 का स्क्वायर। अब आते हैं हम माइनस के मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट और रह गया C2 इंटू V का स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है। अब आते हैं इसका माइनस में अंदर गुणा करते हैं, तो C1 इंटू V1 का स्क्वायर माइनस में हो जाता है, माइनस का चिन्ह फिर लगाया, फिर से कांस्टेंट लिखा और प्लस था, तो फिर से वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो चीज़ कट रही है उसको मैंने काट दिया, जैसे कि C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर इंटू V1 के स्क्वायर से कट गया, C2 का स्क्वायर और ये V2 वाला भी इससे कट जाता है। अब जो बचता है उसको हम लिखते हैं, क्या क्या बच रहा था, C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर, C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर, और C1 इंटू V1 इंटू C2 इंटू V2। अब इन तीनों कांस्टेंट में से C1 और C2 कॉमन आ रहा है, जैसे कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी C1 C2 है, और इसमें भी C1 और C2 दोनों दिख रहे हैं, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने एक स्टेप अलग है उससे और हटाकर थोड़ा इक्वेशन थोड़ा छोटी हो जाए, तो C1 C2 पहले कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, V2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर रीअरेंज भी किया हुआ है, माइनस V1 और V2 यहाँ पे भी बच रहे हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो वापस से, इस इक्वेशन या इस समीकरण को, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB अगर लगाए, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर। अगर इसकी जगह अगर ऐसा लिखा हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, A प्लस या A माइनस का B का होल स्क्वायर। अगर A की जगह मैं मान लूँ कि V1 लिखा हुआ हो और B की जगह मैं मान लूँ कि माइनस B लिखा हो, या B माइनस V2 स्क्वायर लिखा हो, या V2 लिखा हो, तो उसका मान क्या आएगा, यही आएगा ना, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए की जगह मैंने क्या माना V1 और बी की जगह मैंने क्या माना V2, बस वही प्रोसेस है लिखी हुई। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का रूल लगा दिया। बाकी बाहर जो बचा होता C1 इंटू C2 वैसा का वैसा, प्लस C1 प्लस C2 जो हर में वैसा चल ही रहा था उसको वैसा ही रखा। यही हमारी ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक है। क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर।